राधे राधे दर्शकों। कौशल जी के बेटा और उनकी बहू दिव्या कौशल जी को वृद्धा आश्रम में छोड़ने आए। कौशल जी गाड़ी से उतरे, उनकी बहू और बेटा भी गाड़ी से उतरे और जैसे ही वो लोग गाड़ी में बैठकर वापस से जाने लगे, कौशल जी ने कहा, बहू दिव्या, बेटा तुम भी 2 मिनट रुको, तुम्हें कुछ सरप्राइज देना है। यहाँ वृद्धा आश्रम में किसी खास व्यक्ति से मिलवाना है। दोनों पति पत्नी खड़े हो गए। आखिर पिताजी किससे मिलवाएंगे? चलो, थोड़े टाइम की तो बात है। वैसे भी पिताजी को अब वृद्धा आश्रम छोड़कर हमें शांति ही मिलने वाली है। वो लोग वहीं ठहर जाते हैं। तभी कौशल जी अंदर से एक वृद्ध महिला को लेकर आते हैं, जिसे देखकर कौशल जी के बहू के होश उड़ जाते हैं। आखिर वो औरत कौन थी? तो चलिए दोस्तों, यही सब कुछ जानने के लिए चलते हैं कुछ साल पहले। कौशल जी एक बेटे के लालच में अब तक 5 बेटियों के पिता बन चुके थे। कौशल जी की पत्नी अब उदास रहने लगी थी। 5 औलाद होने के बाद भी उन्हें लगता था कि आखिरकार मेरा वारिस कौन होगा, हमें बुढ़ापे में कौन सहारा देगा। लेकिन छठवीं बार भगवान ने कौशल जी और उनकी पत्नी की प्रार्थना सुन लिया। उन्हें भगवान ने एक बेटा दिया। बेटे को पाकर कौशल जी और उनकी पत्नी ने की हुई सारी मन्नतों को पूरा की और दिल खोलकर उन लोगों ने खर्चा किया। सारे समाज में उनके ही चर्चे थे कि आखिर खर्च करे तो कौशल जी जैसे। धीरे धीरे कौशल जी का बेटा बड़ा होता गया और पढ़ाई में कौशल जी ने कोई कसर कमी नहीं छोड़ी थी। अपने बेटे की अच्छी परवरिश। बेटा जवान हुआ, कौशल जी ने अपने बेटे की शादी विद्या नाम की एक लड़की से कर देते हैं। कौशल जी की पत्नी अपनी बहू विद्या से बहुत प्यार करती हैं। वो उसे कहें तो अपने सिर पर चढ़ा लेती हैं। वो उसे घर के कामों के लिए, कोई खास जिम्मेदारी के लिए नहीं बोलती। आखिर बच्ची है विद्या, एक दिन उसे ही तो सब कुछ संभालना है। यही कहकर कौशल जी की पत्नी खुद घर गृहस्थी के काम कर लिया करती थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दिन आराम और ऐश से रहने की आदत हो जाएगी उनकी बहू को। लेकिन समय कब तक साथ देता है। कौशल जी की पत्नी धीरे धीरे कमज़ोर और बूढ़ी होने लगी थी। अब उनसे घर के काम नहीं होते थे। विद्या को अब घर के काम करने की आदत नहीं थी, इसीलिए वो आए दिन सास ससुर से झगड़ा किया करती थी। एक दिन सास की तबीयत खराब हुई और कुछ दिन वो बेड में पड़ी रही, लेकिन दवाइयाँ करने के बाद भी वो ठीक नहीं हुई। आखिरकार वो ये दुनिया छोड़कर चली गई। कौशल जी अपनी पत्नी के जाने के बाद बहुत उदास हो गए और अकेलापन महसूस करने लगे। अब तक उनका एक पोता भी आ चुका था जो 5 साल का था। उसी के साथ कौशल जी अपना दिन गुजारा करते थे। कौशल जी का पोता गोलू स्कूल से आया और अपना बैग सोफे पर पटक कर दादाजी के कमरे में चला गया। यह विद्या देखकर बहुत गुस्सा हुई। उसने आवाज़ लगाना शुरू कर दिया, गोलू, तुमने तो ड्रेस भी नहीं निकाला, टाई भी नहीं खोली और तुम दादाजी के कमरे में चले गए। उधर से गोलू की ही करके हंसने की आवाज़ आ रही थी। वह दादाजी के साथ मस्ती मस्ती गुदगुदी जैसा खेल खेल रहा था। उसे अपने दादाजी के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता था। विद्या ये सब देखकर चिढ़ जाती थी। उसने मन ही मन ठान लिया था कि अब मैं अपने ससुर को इस घर में नहीं रहने दूंगी। वो मेरे बेटे को बिगाड़ कर रख देंगे। वैसे भी विद्या का ये सिर्फ एक बहाना था। उसे आज़ादी चाहिए था। वो अपने ससुर की सेवा बिल्कुल करना ही नहीं चाहती थी। इसीलिए जब शाम को उसका पति आया तो उसने कहा, देखिए जी, आपके पिताजी मेरे बेटे को बिगाड़ रहे हैं। मैं हमेशा देखती हूँ कि जब भी वो स्कूल से आता है, बैग फेंक कर हमेशा अपने दादाजी के साथ मस्ती और उल्टी सीधी बातें सीखता है। ना जाने आपके पिताजी अपने कमरे में मेरे बेटे को क्या क्या सिखाते रहते हैं। वो अंदर से बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हंसता है। इस तरह से तो मेरा बेटा बदतमीज हो जाएगा और फिर हमारा समाज में क्या होगा, हम कैसे मुंह दिखाएंगे। कहीं भी हम अपने बच्चे को लेकर जाएंगे तो हमारा बेटा उल्टी सीधी बातें करके ज़ोर ज़ोर से हंसने लगेगा, तो लोग क्या कहेंगे कि हमने अपने बेटे को कैसे संस्कार दिया है। देखिए, आप अपने पिताजी को किसी वृद्धा आश्रम में रख दीजिए। वहाँ जो हो सकेगा तो हम लोग खर्च देते रहेंगे। वैसे भी यहाँ आपके पिताजी अकेले पड़ जाते हैं और वृद्धाश्रम में बहुत सारे उनकी उम्र के लोग रहते हैं जिसके पास उनका टाइम अच्छे से कट जाएगा।
जब ये बात विद्या अपने पति संजय से कह रही थी, उसी टाइम पर कौशल जी अपने पोते को सोता हुआ उठाकर कंधे पर उसे बहू के कमरे तक देने आए थे। लेकिन उन्होंने सुना कि मेरी बहू मेरे बारे में अपने पति से क्या बातें कर रही है। वो वहीं पर अपने पोते को लिए हुए खड़े हो गए। कौशल जी को इतनी बात तो पता थी कि उनकी बहू उनसे अब चिढ़ने लगी है, लेकिन इतना पता नहीं था कि उनकी बहू उनके ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाकर उनके बेटे से कहेगी। कौशल जी के तो मानो पैरों तले से जमीन ही सरक गई हो। वह पोते को हाल के सोफे में ही लेटाकर अपने कमरे में चले आए। वहां आकर अपनी पत्नी की तस्वीर लेकर बहुत रोए। उन्होंने कहा, देखा, तुम ही तो चाहती थी कि एक बेटा हो जाए, और तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बहू आज इस तरह से मेरे बारे में सोच रहे हैं। मेरी बहू ने कितना इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाया, लेकिन मेरा बेटा चुपचाप वहीं खाना खाता हुआ सारी बातें सुन रहा था। उसने एक शब्द भी नहीं बोला कि विद्या, ये मेरे पिताजी के बारे में तुम कैसी बातें कर रही हो। कौशल जी अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने फपक कर रोने लगे। उन्होंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और अपने कपड़े समेटकर एक बैग में भर लिए। उन्होंने सोचा कि अब मैं सुबह ही ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। सुबह हुई, कौशल जी घर से निकले। उन्होंने देखा कि हॉल में ही उनका बेटा और उनकी बहू नाश्ता करने बैठे हुए हैं। लेकिन ना तो बेटे ने पूछा ना तो बहू ने कि पिताजी आप जा कहाँ रहे हैं बैग लेके। कौशल जी घर से बाहर निकले। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक ऑटो मिल गई। ऑटो वाले को कहा, भैया मुझे किसी वृद्धा आश्रम में छोड़ दो। ऑटो वाले ने उन्हें ले जाकर एक वृद्धा आश्रम में छोड़ देता है। कौशल जी वहाँ रहने लगते हैं। पहले तो अपने घर के बारे में सोचकर बहुत दुखी होते हैं और उन्हें अपने पोते की भी बहुत याद आती है, क्योंकि वो उसके साथ शाम सुबह खेला करते थे। इतना जल्दी भला कोई अपनों को कैसे भूल सकता है। लेकिन धीरे धीरे कौशल जी वहाँ रहने की आदत डाल देते हैं। वहाँ उनके कुछ दोस्त भी बन जाते हैं। एक दिन कौशल जी अपने गेट पर ही बैठे हुए थे, तभी उन्होंने देखा कि एक गाड़ी आकर गेट के सामने रुकी। कौशल जी ने उस गाड़ी की तरफ ध्यान दिया। उसमें से 3 लोग उतरे, 2 जवान औरत और पुरुष, एक वृद्ध महिला। फिर वो लोग उस वृद्ध महिला को वहीं पर गेट के सामने छोड़ दिए और उस गाड़ी में बैठकर वापस चले गए। वो वृद्ध महिला अपने चेहरे को अपने साड़ी के पल्लू से ढके हुई थी। थोड़ा सा चेहरा दिख रहा था। कौशल जी ने आधे चेहरे को देखकर अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया कि मैंने कहीं तो इस औरत को देखा है। लेकिन उस औरत ने जैसे ही कौशल जी को देखा, वहाँ से तेज़ी से कदम बढ़ाया और महिला वाले डिपार्टमेंट में चली गई। कौशल जी भी गेट के अंदर गए और वहाँ अपने दोस्तों के साथ बैठे, लेकिन अभी भी उनका ध्यान उसी औरत की तरफ था। आखिर मैंने इस औरत को कहीं न कहीं तो देखा है, लेकिन याद क्यों नहीं आ रहा, और फिर याद भी कैसे आए। मैंने उसका अच्छे से चेहरा अभी देखा नहीं। शायद मैं उसको अच्छे से देखूं तो ज़रूर मैं उसे पहचान लूँगा। यही मन में विचार कर उस औरत का चेहरा देखने के लिए वो बेताब हो गए। उन्होंने दूसरे दिन भी उस औरत का चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन वह औरत जब भी कौशल जी को देखती थी अपने चेहरे को ढक लेती थी। एक दिन वह औरत गार्डन में बैठी हुई कुछ फूलों को देख रही थी। तभी कौशल जी अचानक से वहां गए और देखते ही पहचान लिए। उसके ही टेबल पर बैठते हुए बोले, अरे आप तो एक खुशहाल परिवार से हुआ करती थी, फिर आप यहाँ कैसे? देखिए, अब आप उठ के जाने का बहाना मत कीजिए और न ही आप चेहरा छुपाइए। मैंने आपको पहचान लिया है। इतनी बातें सुनकर वह औरत फूट फूट कर रोने लगी। कौशल जी ने कहा, रोइए मत, नसीब में जो लिखा होता है वही होता है। फिर रोने से क्या फ़ायदा, जो होना था हो गया। अब यही हमारी खुशी है कि हम इसी जगह पर रहकर अपने ही दोस्तों के साथ खुश रहे। वह महिला कौशल जी की इन बातों का कोई जवाब नहीं दे पाई। रोती हुई अपने डिपार्टमेंट में चली गई। कौशल जी भी अब चले गए और उस दिन खोए खोए से ही रहे। उन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर भगवान ने ऐसा खेल क्यों खेला। दूसरे दिन सुबह जब कौशल जी नाश्ता कर रहे थे,
तभी उन्हें मेन काउंटर पर मैनेजर ने बुलवाया। कौशल जी, आपसे कोई मिलने आया है। कौशल जी ने सोचा, मुझसे कौन मिलने आएगा, फिर भी चलकर देखा तो जाए। जब वो गए तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा संजय वहीं पर खड़ा था। संजय ने कहा, पिताजी, आज घर चलिए, आपको याद नहीं, आपके पोते का जन्मदिन है। कौशल जी ने कहा, अब मुझे अपने घर की चीज़ें याद करके भी क्या फ़ायदा। तुम्हारा जन्म हो या तुम्हारे बेटे का, तुम्हारी पत्नी का, तुम लोग मनाओ, मैं तो अपने यहाँ अपने दोस्तों के साथ ही खुश हूँ। इतना कहकर कौशल जी चले गए। लेकिन संजय ने सोचा कि मेरे बेटे का जन्मदिन होगा, उस पार्टी में मेरे ऑफिस के, मेरे रिश्तेदार, बहुत से लोग आएंगे और वहाँ पर मेरे पिताजी को ना देखकर वो लोग मुझसे कई तरह के सवाल पूछेंगे कि आखिर तुम्हारे पिताजी गए कहाँ। फिर मैं क्या जवाब दूंगा, किस तरह से मैं पिताजी को घर ले जाऊं। तब वो तुरंत अपनी गाड़ी उठाया और घर चला गया और वहाँ से अपने बेटे को लाया। उसे पता था कि मेरे पिताजी अपने पोते से बहुत प्यार करते हैं, उसकी कोई भी बात नहीं टालेंगे, उसकी मोह माया में फंसकर जरूर चले आएंगे। इसीलिए उसने इस तरह से खेल रचा और यही हुआ। कौशल जी अपने पोते के मोह माया में फंसकर चले आए। कौशल जी के पोते ने कहा, दादाजी घर चलो, हम लोग बहुत खेलेंगे, केक खाएंगे, मस्ती करेंगे। कौशल जी ना नहीं बोल पाए। बेटे के जन्मदिन पर संजय ने अपने पिता को एक कुर्ता तक नहीं दिलाया। पति पत्नी दोनों ने महंगी साड़ियाँ, महंगे महंगे ड्रेस, बहुत बड़ा सा केक, कई प्रकार की सजावटें घर में बना रखी थी, लेकिन कौशल जी वही पुराने कुर्ते में थे। इसीलिए उन्हें लग रहा था कि कहीं मेरी वजह से पार्टी खराब ना हो जाए। वो अपने कमरे में ही बैठे थे। अब संजय से कोई भी पूछता कि तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, तो संजय कह देता, पिताजी की कमर में तकलीफ है, जिसकी वजह से वो उठ बैठ नहीं पाते, कमरे में ही आराम कर रहे हैं। आप लोग पार्टी एंजॉय कीजिए। सारी रात पार्टी चली। कौशल जी के कमरे में कोई एक केक का टुकड़ा लेकर भी नहीं गया। इधर उनका पोता भी तो बेचारा 5 साल का बच्चा ही था। उसने भी अपने दोस्तों को बुलाया था, दोस्तों के साथ पार्टी किया, एंजॉय किया, सो गया। सुबह होते ही कौशल जी को उनकी पत्नी ने कहा, अरे अब आपका काम खत्म हो गया है पिताजी, आप अपनी जगह जा सकते हैं। वो लोग जल्दी से तैयार हुए और कौशल जी को गाड़ी में बैठाकर फिर से वृद्धा आश्रम छोड़ने गए। जैसे ही उन लोगों ने कौशल जी को वृद्धा आश्रम में छोड़कर वापस गाड़ी में बैठकर जाना चाह रहे थे, तभी कौशल जी ने कहा, अरे बहू विद्या, 2 मिनट रुको, मैं अभी तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज लेकर आता हूँ। कौशल जी की बहू विद्या ने सोचा, आखिर 2 मिनट की बात है, फिर भला कौन सा, मैं इस बुढ़े से रोज रोज मिलने आऊँगी, पीछा तो हमेशा के लिए छूट ही जाएगा। वो यही सोच ही रही थी, तभी कौशल जी अंदर से आए। उनके साथ एक औरत थी। विद्या ने जब उस औरत को देखा तो उसके पैरों तले से जमीन सरक गई। वो औरत कोई और नहीं, विद्या की अपनी माँ थी। विद्या उसे देखते ही जोर से चिल्लाई, माँ, तुम वृद्धा आश्रम में? लेकिन कैसे? मैंने तो भैया को कॉल किया तो भैया ने कहा कि तुम तीर्थ यात्रा पर गई हो। भाभी ने भी यही बताया, लेकिन तुम यहाँ। एकदम हड़बड़ी से उसने ऐसी बात कही। तभी विद्या जाकर अपनी माँ के गले से लिपटकर रोने लगी। माँ, तुम कितने तकलीफ में हो, मैं भैया भाभी को छोड़ूंगी नहीं। उन लोगों ने तुम्हें वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया, मैं उन लोगों को घर से निकाल दूंगी। आखिर मैं भी तो उसी घर की औलाद हूँ, मेरा भी तो कोई हक बनता है। चलो माँ, तुम मेरे साथ चलो, अब तुम्हें मैं यहाँ 1 मिनट नहीं रहने दूंगी। लेकिन विद्या की माँ ने विद्या को अपने से अलग करते हुए कहा, बेटी, मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ? जो मेरे बेटे और बहू ने किया है वही काम तो तुमने भी किया है। तुमने कौन सा अच्छा काम किया? तुमने भी तो अपने ससुर को वृद्धा आश्रम में भेज दिया, वो भी तो किसी के पिता थे। फिर तुमने ऐसा क्यों नहीं सोचा, तुम्हारे में और मेरे बेटे में, मेरे बहू में क्या फ़र्क है? मेरी औलाद ही ऐसी निकली।
मैं अपने नसीब का ही दोष देती हूँ। नहीं जाऊंगी मैं किसी के साथ। इतना कहकर विद्या की माँ वापिस वृद्धा आश्रम में चली गई। विद्या ने अपने ससुर के भी पैर पकड़ लिए। पिताजी, माफ़ कर दीजिए और चलिए घर। कौशल जी ने कहा, नहीं, मैं भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब मेरा यही घर है। तुम जाओ, अपने बेटे की ऐसी परवरिश करना कि कल तुम्हारा बेटा तुम्हें वृद्धा आश्रम तक छोड़ने न आए, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अपने अनमोल विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी ही नई कहानी के साथ। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।